प्रॉब्लम इसमें क्या पाई गई कि जो रिकॉर्ड्स थे दे वर स्टक्ड इन द पट्टेदार नेम्स। तो जो एंसेस्टर पाया जाता है कि रिकॉर्ड्स में कोई इनकंसिस्टेंसी है या करेक्शन की जरूरत है या किसी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो आफ्टर द इंक्वायरी तहसीलदार वो एक्चुअली में जो मर चुके हैं उनको वहां पर दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखी गई है। ये आपका एग्रीकल्चर, ये आपका लाइवलीहुड, ये आपका इकोनॉमी, आपकी कॉफी प्लांटेशन, इन सब से रिलेट करता है। तो कैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मैं टॉपिक क्यों बना रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर डॉक्टर सिराजुद्दीन वंस अगेन, and today I have come up with a new topic which is very recent in the news। ठीक है, कुछ ही आई थिंक दिन पहले ये न्यूज़ में चर्चा का विषय था कि कैसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट को अमेंड किया है और जो वहाँ के जामा बाने लैंड है उनके लिए एक ये अमेंडमेंट पास हुआ है। तो जानेंगे इस पूरे लेक्चर में, ठीक है, कि बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही ब्रीफली बट यट इन अ वेरी डिटेल मैनर कि किस तरह से आपका ये जामा बानी लैंड आखिर है क्या, ठीक है, ये कब से चले आ रहे हैं कर्नाटका में, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये रिलेट करते हैं, एग्रीकल्चर से इसका क्या ताल्लुकात है, ठीक है, तो कैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मैं टॉपिक क्यों बना रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। सो टुडेज topic is modernizing tenure, the reform of जामा बाने लैंड रिकॉर्ड्स। तो एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं रिगार्डिंग द कर्नाटका लैंड रेवेन्यू सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये कर्नाटका में रिलेट किससे करता है। सो लेट अस talk about the geography of tenure, the Kodagu district and the Kodava community। अगर आप यहां पर देख पा रहेंगे जो कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है कोडागु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दिस कोडागु डिस्ट्रिक्ट, यहां पर आपका एक लैंड रिकॉर्ड चला आ रहा है हिस्टोरिकली, जिसको पहले इस कोडागु डिस्ट्रिक्ट को कुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हम आज बात करेंगे वो कोडागु डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और वहां के एक लैंड ओनरशिप की बात करेंगे जो कि एक हिस्टोरिक लैंड ओनरशिप रही है। ठीक है ना, और दूसरी चीज ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, द पीपल विच आर इंडिजिनस टू दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोडागु, जो कि उस कम्युनिटी का नाम है कोडावा कम्युनिटी, द इंडिजिनस कोडावा कम्युनिटी। ठीक है, तो आपको अब ये याद रखना है कि जो आज का मुद्दा है वो कर्नाटका से रिलेट करता है और कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करता है, बेसिकली कोडागु डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करता है। और कौन सी कम्युनिटी से रिलेट करता है, कोडावा कम्युनिटी से रिलेट करता है। तो चलिए आप सभी ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में जामा बाने लैंड आखिर है क्या। इतना तो अभी हमें समझ में आ गया है कर्नाटका का मुद्दा है और पर्टिकुलरली कर्नाटका में भी आपका कोडागु डिस्ट्रिक्ट और आपका कोडावा कम्युनिटी से ये रिलेट करता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री और एक्चुअली में जामा बाने है क्या। तो देखिए जो जामा वर्ड है ना, दैट हैज बीन डिराइव्ड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड जन्मा। तो ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है जन्मा। इसका मतलब ये हेरिडिटी को क्या कर रहा है, आपका बता रहा है। तो इसका मतलब होता है हेरिडिटी बाय बर्थ, आपको ये याद रखना है। सो जामा हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड जन्म, जिसका मतलब है हेरिडिटरी बाय बर्थ। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। तो इसका मतलब ही एक ऐसे लैंड है जिनकी ओनरशिप हेरिडिटरी वाइज, मतलब जनरेशन टू जनरेशन आगे चली आ रही है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये जो जामा बाने लैंड है इसमें दो तरह के लैंड्स हैं यहां पर। ठीक है, तो जो आपका एक लैंड है वेटलैंड्स जहां पर कि आपका पैडी कल्टीवेशन होता है। तो जो ट्रेडिशनली आपका एसोसिएट करता है इससे, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द वेटलैंड कल्टीवेशन पैडी, तो जहां पर पैडी कल्टीवेशन होता है। दूसरा जो लैंड है आपका यहां पर वो है फॉरेस्ट हाईलैंड्स। ठीक है, तो वहां पर फॉरेस्ट एरिया है जिसका आज काफी हिस्सा जो फॉरेस्ट लैंड का वो कॉफी प्लांटेशन में बदल चुका है, ये आपको रखना है। तो फॉरेस्टेड हाईलैंड्स अटैच्ड टू द वेटलैंड्स ओरिजिनली फॉर ग्रेजिंग एंड लीफ मैन्योर, नाउ प्राइमरली यूज्ड फॉर कॉफी कल्टीवेशन।
तो अब देखिए ये क्या, अब ये कैसे हिस्टोरिक एक टेन्योर है, कैसे एक ये लैंड टेन्योर की बात करता है। तो क्या देखा गया है आपका, जो कुर्ग के राजा थे पहले, ठीक है ना, वो आपका क्या करते थे 1600 एडी टू 1834 एडी में, ठीक है, थ्रू दी सनट्स आपका ये लैंड प्रोवाइड कर देते हैं वहां के लोकल रेसिडेंट्स को, ठीक है, किसके बदले, मिलिट्री सर्विस के बदले ये दिए जाते थे। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो लैंड एलोकेट्स होते थे, दीज लैंड्स एलोकेटेड टू द लोकल फैमिलीज स्पेसिफिकली इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस इन द मिलिट्री। तो आपको ये याद रखना है। तो मिलिट्री सर्विस के तहत ये बाद में कुछ लेसर एक्सटेंट तक ब्रिटिश ने भी इसको फॉलो किया अंटिल 1895। तो अभी आपको क्लियर हो जा रहा है कि ये 400 साल से आपका ये जो लैंड टेन्योर है चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। तो कर्नाटक की जितनी अदर लैंड होल्डिंग्स है स्टेट्स की, उससे ये हटकर है ये वाला जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है। तो जामा बाने लैंड, आई होप ये क्लियर हो चुका है आपका, ठीक है। तो जो कुर्क के राजा थे, ठीक है, फिर आपके ब्रिटिशर्स ने ये क्या करा, फॉलो किया ये, और जामा लैंड प्रोवाइड किए जाते थे आपके लोकल फैमिलीज को इन द रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज इन द मिलिट्री। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको समझना है कि जो जामा बाने हैं ये आपका एग्रीकल्चर, ये आपका लाइवलीहुड, ये आपका इकोनॉमी, आपकी कॉफी प्लांटेशन, इन सब से रिलेट करता है, राइट, ठीक है। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या आपका यहां पर प्रॉब्लम आ रही है जो कि इसको अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो आपका जो लेगेसी ट्रैप है यहां पर वो है द पट्टेदार प्रॉब्लम। तो होता क्या था, जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे डियर यहां पर, ठीक है, वो आपके नाम थे किसी पट्टेदार के। तो जो ओरिजिनल एंसेस्टर है, ठीक है, उसके नाम पर वो जमीनें थी। तो अब क्या हो रहा है, जनरेशंस तो चेंज हो जा रही है, जनरेशन 1 देन जनरेशन 2, तो फिजिकल पोजेशन चेंज हो रही है, मतलब जमीन तो पास हो रही है। अभी आपका जो लैंड ओनर है वो कोई और है, बट उसके जो लैंड ओनरशिप है वो कहीं ना कहीं फिर उसी एंसेस्टर पे चली जा रही है, जो कि अब है भी नहीं यहां पर। तो जो एनोमली है यहां पर कि डिस्पाइट द लैंड पासिंग डाउन थ्रू द जनरेशन, कि आपका लैंड तो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, बट एक्चुअल जो पोजीशन है, ठीक है ना, दैट चेंजिंग हैंड्स, द ऑफिशियल ओनरशिप, The records traditionally retain the name of the original पट्टेदार, ठीक है। तो फिजिकल पोजीशन तो चेंज हो जा रही है, लेकिन जो पट्टेदार का ओरिजिनल नेम है वो कहीं ना कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो करंट ओनर्स हैं वो लैंड को फिजिकली पजेस तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड्स है उनका, जो रिकॉर्ड्स है उनको वो रिफ्लेक्ट ये कर रहे हैं कि एंसेस्टर्स एक्चुअली में जो मर चुके हैं उनको वहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखी गई है। अब इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है कि अब इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है कि जो लैंड को सेलिंग करना प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है, लीगली कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, क्योंकि जो आपके मॉडर्न लॉज हैं उनके साथ ये तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, ठीक है ना। तो इट इज like very complex procedure, impossible because the seller is not the named owner on the paper record। तो जो आपका ओनर है वो तो वो है ही नहीं जो फिजिकली उस लैंड को अपने पास, जिसके पास है, नाम किसका आ रहा है, उस पट्टेदार का जो ओरिजिनली वहां पर चला आ रहा है। फिर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जा रहा है, आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो लोन्स देने को तैयार नहीं है। तो बैंक्स एंड लैंडर्स कैन नॉट इशू द लोन्स अगेंस्ट द कोलेट्रल्स। तो कोलेट्रल्स को वो क्या नहीं दे पा रहे हैं, आपको लोन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज जो बोरोवर्स का नेम है दैट डज नॉट मैच टू द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उनका नाम ही नहीं है। और दूसरी चीज, आपका जो इंटर जनरेशनल ट्रांसफर है, सो विदाउट एनी अपडेटेड रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग अ लीगल इनहेरिटेंस बिकम्स अ कम्बरसम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। तो जो पास ऑन होना है, जो इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर होना है, वो भी लीगली कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इनहेरिटेंस एम्बिग्यूटी यहां पर देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन देखने को मिल रहा है, और ट्रांजैक्शनल डेडलॉक आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। इसीलिए इनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो अब देखिए शुरू में क्या होता था कि इन लॉस, ये जो आपके जामा बाने लैंड्स थे, ठीक है ना, ये एक्चुअली में किसके अंतर्गत आते थे?
कुर्ग लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1899। तो अब बाद में आपका कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट आया 1964 में, ये याद रखना है। तो जब तक आपका कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं आया था तब तक ये किसके अंतर्गत आ रहे थे? कुर्ग लैंड रेवेन्यू एंड रेगुलेशन एक्ट 1899 के अंडर आ रहे थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब तक आपका ये वाला कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 नहीं आया तब तक आपका ये 1899 वाला ही चल रहा था वहां पर लॉ। अब हो क्या रहा था कि सर्टेनली कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 में आया, बट वही पट्टेदार वाली जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं वहां पर अभी भी बनी हुई थी। तो इसी के तहत अब क्या हुआ कि एक रेजोल्यूशन आया, कर्नाटका लैंड रेवेन्यू सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो अब जो कर्नाटका का जो लैंड रेवेन्यू सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2025 में पास किया गया, ठीक है, इसको सहमति दी गई। इट वॉज गिवन एसेंट बाय द गवर्नर। गवर्नर का नाम क्या है? थावर चंद गहलोत ने जनवरी 7 2026। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि बिल्कुल रिसेंट है। इसको क्या करा है? ग्रांट किया अपना एसेंट, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। सो इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्ट है, अभी मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कि इसमें क्या प्रावधान लेके ये आए हैं। सो इसका जो प्राइमरी मैंडेट है वो ये क्या है? टू एड्रेस द रिकॉर्ड एनोमलीज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जामा बानी लैंड्स एंड एंश्योर लीगल कंफॉर्मिटी विद द 1964 एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्ड्स में जो भी गड़बड़ी पाई गई है आपकी, उसको स्पेसिफिकली क्या करना है? एड्रेस करना है और एंश्योर करना है कि इसकी लीगल कंफॉर्मिटी एज विद रिस्पेक्ट टू 1964 एक्ट। तो देखिए अब अच्छे से समझते हैं इसको कि क्या मैकेनिज्म है और क्या अमेंडमेंट किया गया। तो जो सेक्शन 127 है ना आपका कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट का, ये याद रखना है आपको कि सेक्शन 127 ऑफ कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964, उसमें एक नया सब सेक्शन ऐड कर दिया गया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो सेक्शन 127 कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 में एक नया सब सेक्शन ऐड करा गया है और इससे इस सब सेक्शन के तहत जो वहां के तहसीलदार है, कहां के? कोडागू डिस्ट्रिक्ट के जो तहसीलदार है, अब वो क्या कर सकते हैं? इंटरवेन कर सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को। इसका मतलब अब तहसीलदार इंक्वायरी करने के बाद अगर पाया जाता है कि रिकॉर्ड्स में कोई इनकंसिस्टेंसी है या करेक्शन की जरूरत है या किसी रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो आफ्टर द इंक्वायरी तहसीलदार वो कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइज किए जाएंगे। तो किस तरह से इट विल वर्क? हमेशा तो सबसे पहले क्या होगा? आपका तहसीलदार आइडेंटिफाई करेगा कि किन रिकॉर्ड्स में इनकंसिस्टेंसी है ना, कहां पर आपका पट्टेदार आपका डज नॉट मैच द पजेसर, ठीक है ना। फिर तहसीलदार आपका क्या करेगा? जब इनिशिएशन कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, तो तहसीलदार एक्ट्स एज ए एजुकेटिंग अथॉरिटी टू वेरीफाई द क्लेम्स। तो अब उसको वेरीफाई करेगा उस क्लेम्स को। फिर आफ्टर दैट अगर वो सही पाए जाते हैं, अगर उनमें या कोई एनोमलीज पाई जाती हैं, तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को अपडेट किया जाएगा टू रिफ्लेक्ट द राइटफुल ओनरशिप। अब इसमें एक और अच्छी बात यह रखी गई है कि इसमें अपील का भी प्रावधान रखा गया है कि अगर डिस्प्यूट से बचना है, तो अगर किसी को लगता है कि ये क्लेम गलत है तो वो अपील कर सकता है। तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपील्स सो दैट इट एंश्योर्स द डिस्प्यूट्स, ठीक है ना, इसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जो 400 साल से चला आ रहा था ये रिकॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी और ये अब हो चुका है। तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो ट्रेडिशनल लॉस थे उनको मॉडर्नाइज किया गया है और जो आपका कर्नाटका का भूमि प्रोजेक्ट है उससे भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जो जामा बानी रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके भूमि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल अब करा दिए जाएंगे। सो दिस अमेंडमेंट फैसिलिटेट्स द ऑनबोर्डिंग ऑफ जामा बानी रिकॉर्ड्स ऑन टू द भूमि डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या होगा
कि जो मर चुके हैं पट्टेदार उनका नाम वहां से हटेगा. सो बाय क्लीनिंग द डेटा द रिकॉर्ड्स विल बिकम कंपैटिबल विद द मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द स्टेट. तो इसका मतलब है इनको मॉडर्नाइज कर दिया गया है और जो पट्टेदार जो कि अब बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं उस लैंड से उनको वहां से हटा दिया जाएगा और जो आपकी ओनरशिप है वो एक राइटफुल पर्सन को दी जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दी जामा बाने लैंड रिफॉर्म्स. तो अगर मैं इसको एक समराइजेशन दूं, की टेकवेज अगर हम इसका ले लें कि आपका क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना है कि जामा बाने, ठीक है, जामा मींस हेरिडिटरी. तो ये एक हेरिडिटरी होल्डिंग्स है कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन दी कर्नाटका, जिसे कुर्ग के नाम से भी जाना जाता था. बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो 17 टू 19 सेंचुरी या जैसे मैंने आपको बताया 1600 एडी से लेके 1800 एडी में कुर्ग के जो राजा थे एंड देयर ऑन ब्रिटिशर्स ये आपके लैंड आपको प्रोवाइड करा देते लोकल फैमिलीज को इन द रिटर्न ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज. ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें क्या पाई गई कि जो रिकॉर्ड्स थे दे वर स्टक्ड इन द पट्टेदार नेम्स. तो जो एंसेस्टर नेम्स है उन्हीं में कहीं ना कहीं फंसे रह गए. उसकी वजह से क्रेडिट एक्सेस ब्लॉक हो गया, लैंड ट्रांसफर करना आपका क्या हो गया, मुश्किल हो गया. फिर आपको पता है कि सबसे पहले आपका जो ये जो लॉ आया है जिसको हम कह रहे हैं कर्नाटका लैंड रेवेन्यू सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2025, ठीक है, तो इसको मंजूरी मिली 7 जनवरी 2026, ठीक है ना, बाय द गवर्नर थवार चंद गहलोत के द्वारा. और इसके तहत आपका सेक्शन 127 ऑफ द 1964 एक्ट, इसमें एक सब सेक्शन ऐड कर दिया गया जिसमें तहसीलदार को एम्पावर किया गया that to correct the records after due enquiry. So dear students, this is a very important topic. I hope you like this session today. तो इसी तरह के कुछ जो current affairs से related topics हैं that I will also update very soon. तो जैसे जैसे नई नई चीजें आती रहेंगी, बट डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस तरह के टॉपिक्स अब आपको चाहिए, ठीक है, कि किस तरह के टॉपिक्स पे आपसे मैं चर्चा कर सकता हूँ. सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू हैव लाइक दिस सेशन सो डू please share this video to your friends, to your students, and do like and do subscribe Agriculture Expert YouTube channel. So thank you very much to all of you.